Hello dear students, in our last class we had studied about the friction and its type, and there we also studied about the graphical variation of the friction with respect to the applied force, जो यहाँ पे कुछ इस टाइप से था. And here we are noticing that this static friction is up to this. So this is the static friction. ग्राफ में यहाँ तक हमने पढ़ा था, ये फ्रिक्शन जो है ये दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन. और ये जो है आपके पास ये जो टॉप में आया ये, तो ये आपके पास यहां से लेकर यहां तक ये फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो कौन सा है, लिमिटिंग है, और यहाँ पे देख रहे हो मैक्सिमम है. और उसके बाद अगर ये हम देखते हैं डॉट डॉट लाइन लगा के, ये वाला ये पॉइंट यहां से लेकर यहां तक का ये जो फ्रिक्शन का फोर्स था ये किसका था, दिस वॉज फॉर द काइनेटिक, मतलब काइनेटिक का फ्रिक्शन था. और हम यहां से देखते थे काइनेटिक फ्रिक्शन स्लाइटली लेस देन होता है. In our today's class, we are going to discuss about the laws of the limiting friction and the kinetic friction. What are the laws? किन फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है, क्या लॉ है उसके, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सो क्या है टॉपिक हमारा, वो है लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन के क्या लॉज हैं वो हम देखने वाले हैं. देखिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. और पहला जो लॉ है लिमिटिंग फ्रिक्शन का, वो देखिए क्या था. लिमिटिंग फ्रिक्शन आप ध्यान से देखेंगे, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में हम देख रहे थे कि जिस प्रकार से कोई सरफेस है और ये कोई ब्लॉक मान लेता हूं मैं, इस प्रकार से कोई ब्लॉक है और सपोज करो ब्लॉक का मास कितना है m. जब अगर इसके ऊपर आप फोर्स लगाओगे इस साइड में, इसमें एक्सेलरेशन किधर आने वाला है, एक्सेलरेशन तो इसी साइड में आएगा, इधर ही. ओके, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा दैट टेंड्स टू स्टॉप इट, जिसकी टेंडेंसी क्या रहेगी ताकि ये मूव ना करे, तो किधर लगेगा, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. किधर लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. और आपको पता है लिमिटिंग फ्रिक्शन कब होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन तब होता है जब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन को छोड़ रहा होता है और किसको पकड़ रहा होता है, किसको पकड़ रहा होता है, ये पकड़ रहा होता है मोशन को. तो यहां से हमें क्या मिलता है कि जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, वो क्या होता है, ऑपोजिट होता है, अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स, अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स. अप्लाइड फोर्स में आता है इधर है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का फोर्स इधर होगा, इधर होगा, और ये टेंजेंशियली होगा, ये भी ध्यान देना है. अप्लाइड फोर्स एंड टेंजेंशियली. टेंजेंशियली होगा मतलब बिल्कुल इस सर के इस साइड में अलोंग द टेंजेंट होने वाला है. ठीक है, अब आपको पता है, देखो ये है तो इसका वेट किधर है, वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड, जी वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड जी. तो इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन आने वाली है न्यूटन के थर्ड लॉ से, वो क्या हो जाएगी, दिस इज इट्स नॉर्मल रिएक्शन. ओके, तो पॉइंट नंबर 2 में हम ये देखते हैं कि जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, क्या, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस, nature of the two surfaces in contact. दो सरफेस हैं, जैसे एक सरफेस ये और एक सरफेस ये, ये दोनों सरफेस कांटेक्ट में हैं, तो इन दोनों का नेचर कैसा है उसके ऊपर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो डिपेंड करने वाला है. किस पे डिपेंड करेगा, नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा. मान लीजिए ये वुड है तो ये भी वुड है, दोनों सेम मटेरियल है, या ये स्टील है, या ये वुड है, या ये स्टोन है, या ये रबर है, क्या है उसके ऊपर ये डिपेंड करने वाला है. दूसरी पॉइंट नंबर 3 देखते हैं कि जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डज नॉट ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. जो कॉन्टैक्ट का एरिया है, कॉन्टैक्ट का एरिया मतलब कम कॉन्टैक्ट में है, ज्यादा कॉन्टैक्ट में, उस पर डिपेंड नहीं करता. किस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है. मतलब नेचर कैसा है, नेचर पे डिपेंड करेगा,
एपरेंट एरिया ऑफ जो कॉन्टैक्ट है या जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है उस पर डिपेंड नहीं करता। नंबर 4, जो फोर्स है ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कौन है? आर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है नॉर्मल रिएक्शन आर के। किसके बराबर होने वाला है? नॉर्मल रिएक्शन आर के। और यहां से हम क्या लिख सकते हैं? जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने आर। आर को क्या लिख सकते हैं? mg। आर इज इक्वल टू mg। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? mg के बराबर हो जाएगा। और अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहां से हटाऊं तो ये मेरे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू म्यू mg। और mg को वजह से हमने क्या लिखा था? r लिखा था। ओके, और यहां से हम म्यू को लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई r और F डिवाइडेड बाई mg। Here mu is the called coefficient of friction. This is known as the coefficient of friction and it depend on the nature of the two surfaces. ये जो दो सरफेस हैं इन सरफेसेस के ऊपर ये जो म्यू है वो डिपेंड कर रहा है। ये म्यू किस पे डिपेंड नहीं कर रहा? ये म्यू इस एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा कि एरिया कितना है। दूसरी बात, जब हम इसकी वेलोसिटी वगैरह देखेंगे, जब काइनेटिक फ्रिक्शन की हम बात करेंगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी हम देखेंगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन की प्रॉपर्टीज भी लगभग ऐसी ही है। काइनेटिक फ्रिक्शन में आप देखेंगे कि जब अगर ये मूव करता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन आता है ना। तो इसके अगर आप वेलोसिटी इंक्रीज करोगे, ज्यादा वेलोसिटी अगर इसकी होगी तो उस वेलोसिटी के कारण इसका जो ये म्यू आने वाला है वो चेंज नहीं आने वाला। सिर्फ इतना फर्क आ जाएगा, जब काइनेटिक होगा तो इसको मैं म्यू के से लिख दूंगा। म्यू के इज इक्वल टू एफ के यानी फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाई आर। ओके, इतना ही फर्क आने वाला है, बाकी ज्यादा नहीं आने वाला। और यहां से आपको ये पता भी है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो लेस देन होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन लेस होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन से लेस होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से लेस होता है। सबसे ज्यादा कौन होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। तो वहां पे आप ये भी एक पॉइंट नोट कर लेना कि जो म्यू एस आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट आएगा वो लेस देन आएगा, वो ग्रेटर देन आएगा किससे? काइनेटिक। इसका मतलब काइनेटिक का जो कोएफिशिएंट होता है वो कम होता है और स्टैटिक का कोएफिशिएंट ज्यादा होता है। यहां से इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान करके रखें कि म्यू इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई आर। म्यू लिमिटिंग के लिए है तो म्यू लिमिटिंग इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई आर। म्यू काइनेटिक के लिए है तो म्यू काइनेटिक इज इक्वल टू एफ काइनेटिक डिवाइडेड बाई आर। तो ये हमारे पास कुछ लॉज हैं किसके? लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए। यहां पे ये जो फॉर्मूला है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत सी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ये हमारा काम भी आने वाला है। आगे देखते हैं, अब अगला पॉइंट देखते हैं। ये तो लॉज हो गए हमारे पास किसके? लिमिटिंग फ्रिक्शन के। और काइनेटिक फ्रिक्शन में भी ऐसे ही पॉइंट्स आ जाएंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनके लॉज में। उसमें आप पॉइंट्स जो हैं वो ऐसे लिख देंगे कि जैसे इसमें हमने बोला ये अपरेंट एरिया पे डिपेंड नहीं करता, वहां पे एक पॉइंट हम एक्स्ट्रा जोड़ देंगे और वो ये है क्योंकि काइनेटिक में स्पीड इंक्लूड हो जाती है तो वहां पे आप बोल देंगे कि ये स्पीड पे डिपेंडेंट नहीं है। स्पीड कम हो या ज्यादा हो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कांस्टेंट हो जाता है। तो यहां से हम देखते हैं कि हमारे पास 3 प्रकार के फ्रिक्शन होते हैं, जैसे स्टैटिक होता है, लिमिटिंग होता है और काइनेटिक होता है। इन तीनों के कोएफिशिएंट की अगर हम बात करें तो आप जनरली एक बात याद कर लो कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन होता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? रिएक्शन होता है। इस प्रकार से जैसे ये ब्लॉक है, ब्लॉक का मास वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, तो इसकी जो रिएक्शन होगी वो ये आर हो जाएगी। ओके, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा अगर ये इधर मूव कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन इधर है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इस डायरेक्शन में होने वाला है। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स 3 हो सकते हैं। पहला, फोर्स इधर लगा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा, ये अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब कौन सा? स्टैटिक फ्रिक्शन है। अगर मुझे स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट करना हो तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, एफ स्टैटिक प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन आर होता है, ठीक है। और एफ स्टैटिक इज इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनलिटी को साइन घटाऊंगा तो हो जाएगा म्यू एस इंटू आर। म्यू इज द कांस्टेंट, म्यू इज द कांस्टेंट एंड इट इज नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो म्यू एस जो है आपके पास हो जाएगा एफ एस डिवाइडेड बाई आर। म्यू एस के हो जाएगा एफ एस डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा। एस फॉर स्टैटिक फोर्स है वो, और म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस डिवाइडेड बाई एम जी। तो ये आपके पास कोएफिशिएंट हो जाएगा किसका? स्टैटिक फ्रिक्शन का। ये कोएफिशिएंट बहुत काम आने वाला है, ये कोएफिशिएंट का नॉलेज में बहुत ही काम आने वाला है। कैसे काम आने वाला है देखिए,
उसका एक हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं, एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखने वाले हैं। उससे पहले दो कोएफिशिएंट और हमारे पास, उसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये किसके लिए हो जाएगा? स्टैटिक के लिए हो जाएगा। किसके लिए होगा ये हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए हो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए तो हम क्या लिखेंगे? जो एफ लिमिटिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा? आर, है ना। और एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू लिमिटिंग हो जाएगा आर, और म्यू लिमिटिंग इज इक्वल टू हो जाएगा एफ लिमिटिंग डिवाइडेड बाई आर, दैट इज इक्वल टू एफ लिमिटिंग डिवाइडेड बाई एम जी। सभी का एक जैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। सिर्फ वो फोर्स जो लगने वाला ना, जो लिमिटिंग का फोर्स है उसका रिप्रेजेंटेशन हमें अलग देनी है, बट ये कोफिशिएंट का फॉर्मूला एक जैसा है, वैल्यूज अलग अलग है। आपको पता है ये वैल्यू जो सबसे ज्यादा होती है, ये वैल्यू कम होती है, और काइनेटिक की सबसे कम होती है। तो इसी प्रकार से अगर आप काइनेटिक का कोफिशिएंट लिखेंगे म्यू के, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? एफ के डिवाइडेड बाई आर, दैट इज इक्वल टू एफ के डिवाइडेड बाई एम जी। ये नॉर्मल रिएक्शन तो सभी के लिए सेम होने वाली है। अगर मैं सेम बॉडी की बात कर रहा हूं तो उस केस में ऐसे हो जाएगा। और यहां से एक बात ऑलवेज आप नोट करके रखेंगे कि जो म्यू एस होता है वो ग्रेटर देन किससे होता है? म्यू के से। काइनेटिक का कोएफिशिएंट कम होता है, स्टैटिक का कोएफिशिएंट ज्यादा होता है। अब इसकी जो एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो हम देखने वाले हैं, बहुत ही काम की चीज है। और उसका नॉलेज अगर आप को हो जाता है, मतलब वो कंसेप्ट आप अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। हम सिंपल से चलते हैं। क्या है क्वेश्चन? कुछ इस प्रकार से है कि मान लीजिए ये कोई ट्रेन है, एक इस प्रकार से हमने ये ट्रेन का कंपार्टमेंट बना लिया, ठीक है, इस प्रकार से ओपन है ये, और इसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है। बॉक्स का मास कितना है? m है। और ये ट्रेन जो है, या ये जो कार्ट है, जो कुछ भी है, वो इधर a एक्सेलरेशन से आगे की तरफ चल रहा है। किधर चल रहा है? a एक्सेलरेशन से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, आगे की तरफ चल रहा है, ठीक है। अब ये बताना है हमें, ये बताना है कि इसको मैं a एक्सेलरेशन से आगे की तरफ ले जाऊं तो मेरा a मैक्सिमम कितना हो सकता है? a मैक्सिमम कितना हो सकता है? कंडीशन ये है कि बॉक्स अपनी जगह से ना हिले, बॉक्स अपनी जगह से ना हिले, ये कंडीशन है। तो इस कार्ट की मैं मैक्सिमम स्पीड कितनी कर सकता हूं ताकि ये बॉक्स अपनी जगह से ना हिले? क्योंकि आपको पता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं या कुछ कंडीशंस हमारे पास ऐसी आती हैं कि एक ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए मैं इसी का एग्जांपल ले लूं, मैं इसको ट्रेन बना लूं और ये मेरे पास कोई बॉक्स है, मैं इसके ऊपर ऐसे रख देता हूं और इसको मैं कांस्टेंट स्पीड से ऐसे की तरफ ले जा रहा हूं। कांस्टेंट स्पीड नहीं बोलूंगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोलूंगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से इसको मैं आगे की तरफ ऐसे मूव कर रहा हूं, तो आप देख रहे हो ये जो ब्लॉक है ये अपनी जगह के ऊपर फिक्स है। बट अचानक से क्या करता हूं, अब थोड़ा रिस्की है इसको क्योंकि कांच है ना ये, चलो ट्राई करते हैं। फिर भी कांच को मैं रिप्लेस करता हूं किसी दूसरे से, ओके। इसको बना दिया बॉक्स मैंने, ठीक। ये बॉक्स रखा हुआ था, ट्रेन पे इस प्रकार से जा रहा था, ये अपनी जगह से नहीं हिल रहा। बट अचानक से क्या करता हूं, अब देखना आप, ये अपनी जगह से हिल जाएगा। मैं इसकी स्पीड बढ़ाता हूं, ये देखो मैंने हाथ लगा दिया, पीछे की तरफ जा रहा था, ये यहाँ पे है ना। जब मैं मेरा एक्सेलरेशन कम था तो अपनी जगह से नहीं हिल रहा था, फिर मैंने एक्सेलरेशन को और बढ़ाने की कोशिश की, नहीं बढ़ा। इस केस में देखना, मैंने एक्सेलरेशन बढ़ाया तो बॉक्स पीछे की तरफ चला गया, ओके। क्वेश्चन ये है कि मैं कितना एक्सेलरेशन रखूं ताकि ये बॉक्स जो है अपनी जगह से ना हिले, वो मुझे बताना है। तो कैसे मैं बताऊं, देखिए कैसे बताओगे आप। तो आपको देख लेना है, बॉक्स के ऊपर मुझे करना है, तो यहाँ पे बॉक्स का जो मास है, वो मास के कारण जो वेट है वो डाउनवर्ड हो जाएगा, और इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन है आर, वो क्या हो जाएगी, अपवर्ड हो जाएगी। अब क्योंकि ट्रेन इधर चल रही है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, वो इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, ट्रेन के एक्सेलरेशन जितना है, क्योंकि ट्रेन के साथ जा रहा है। तो इसके ऊपर इधर जो फोर्स लग रहा है वो हो जाएगा इसका मास m इंटू इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, a। और क्योंकि ये अपनी जगह पे फिक्स है, और कब तक फिक्स रहेगा, इसकी स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण फिक्स हो रहा है ना, ये किसके कारण, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण। कब तक फिक्स रहेगा ये आपको सोचना है। स्टैटिक फ्रिक्शन इसको पीछे ले जाने की कोशिश कर रहा है, ट्रेन का जो एक्सेलरेशन है उसके कारण इसके ऊपर जो फोर्स लगा वो उसको आगे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। कब तक ये बॉक्स अपनी जगह पे रहेगा, कब तक अपनी जगह पे रहेगा, वो तब तक रहेगा जब तक ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके है, ma के है। अगर ये ज्यादा है,
ये ज्यादा है या बराबर है किसके, m a के, m a के किसके, दैट इज अप्लाइड फोर्स। समझ रहे हो ना। अगर ये जब तक ज्यादा होगा, आपको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन अगर ज्यादा है अप्लाइड फोर्स से तो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव नहीं होता। तो पहली कंडीशन तो ये कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा हो, किससे, अप्लाइड फोर्स से, तो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव नहीं होगा, मतलब ये बॉक्स अपनी जगह से मूव नहीं होगा। दूसरा क्या है, या फिर ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, ये इसके बराबर हो तो भी मूव नहीं होगा। बट अगर केस ऐसे हो जाए एफएस लेस देन अप्लाइड फोर्स हो जाए तो फिर क्या होगा, ये ट्रेन आगे निकल जाएगी, बॉक्स पीछे चला जाएगा, जैसे वो अभी मैं आपको एक डेमो करके दिखाया था उसी प्रकार से। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एफएस को मैं क्या लिख सकता हूं, थोड़ी देर पहले आपको बताया था एफएस प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, प्रोपोर्शनल टू आर होता है। और एफएस इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं म्यूएस mg लिख सकते हैं ना। तो एफएस को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से लिख सकता हूं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यूएस और इनटू mg ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, ma के बराबर होना चाहिए। और यहां से हम मास को कैंसिल कर देते हैं। क्या आया मेरे पास, यहां से मेरे पास यहां से आया कि जो म्यूएस है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, a बाई g के बराबर होना चाहिए। और क्योंकि मुझे ये एक्सेलरेशन चाहिए था, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे क्या चाहिए था, a चाहिए था। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि जो a है वो लेस देन और इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, म्यू जी के। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, जो a है वो लेस देन और इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, म्यू एस इंटू जी के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, म्यू एस इंटू जी के बराबर होना चाहिए। और क्योंकि आपसे मैक्सिमम पूछा तो लेस देन की लिमिट तो कुछ भी, लेस देन तो 0 तक भी जा सकता है। मैक्सिमम कितना हो सकता है, इसमें से लेस देन की कंडीशन मुझे नहीं लेनी, मुझे मैक्सिमम चाहिए था। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, ए मैक्सिमम हो सकता है म्यू एस जी के बराबर। अगर इससे ज्यादा एक्सेलरेशन आप करोगे तो बॉक्स जैसे अभी आपको करके दिखाया था उसी प्रकार पीछे की तरफ निकल जाएगा। ट्रेन जो है या जो बोगी आपकी है या जो कार्ट आपकी है वो आगे निकल जाएगी। ओके, तो यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि ए मैक्सिमम इक्वल टू किसके बराबर चाहिए, म्यू एस इंटू जी। अब आप यहां से देखिए जी के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, जी तो फिक्स है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप ए को मैक्सिमम करना चाहते हो, इसका मतलब क्या है, म्यू एस ज्यादा होना चाहिए। अगर इन दोनों के बीच में, जैसे ये मैंने एग्जांपल लिया था, ये आप हमने मान ला कार्ट का सरफेस है और इसके ऊपर ये मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स आने वाला है वो फ्रिक्शनल फोर्स जितना ज्यादा होगा, वो फ्रिक्शनल फोर्स जितना ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन उतना ही ज्यादा आप करवा सकते हो इसको हिलाए बगैर। मतलब ए मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एस इंटू जी, मतलब हमें फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। ओके, ये एक हमारे पास केस हो गया। एक ऐसा ही क्वेश्चन है इसकी का, हम कुछ ऐसे करते हैं, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार से है और ऐसी प्रॉब्लम पहले भी हम सोल्व कर चुके हैं। इसमें क्या दे रखा है कि ये एक टेबल है और इसके ऊपर इस प्रकार से हम एक ट्रॉली रख देते हैं। इसका हम मास कंसीडर कर लेते हैं, मास जो है इसका वो 20 kg मास है। ओके, और ये एक पुली है, इधर हमने m इज इक्वल टू 3 kg मास का एक ब्लॉक इसके साथ हैंग किया हुआ है। ठीक है, और इस के कारण इसमें इस साइड में एक्सेलरेशन आता है, वो एक्सेलरेशन हमें निकालना है। ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, लेकिन उन क्वेश्चन में हमने क्या माना था कि ये जो सरफेस था और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस माना था, यहाँ पे हमने फ्रिक्शन काउंट नहीं किया था। अब हम फ्रिक्शन काउंट करने वाले हैं। यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन है और वो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करेगा, इस मोशन को अपोज करेगा, है ना। और उसका कोफिशिएंट मैं कंसीडर कर लेता हूं, म्यू इज इक्वल टू 0.04 कोफिशिएंट है इसका, गिवन है। ओके, तो आपको पता है अगर ये इधर जाएगा तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो इस साइड में लगने वाला है, यहां पे इधर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, ये इधर जाएगा। पूरे सिस्टम का हम क्या करते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। इसके ऊपर कितना फोर्स लगने वाला है वो देख लेंगे, इस पे कितना फोर्स लगने वाला है वो देख लेंगे, उसकी इक्वेशंस लिख लेंगे। फिर उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, ये जो स्ट्रिंग है इसकी टेंशन फाइंड आउट करनी है और ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन कितना है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ट्रॉली को देखते हैं। ट्रॉली की ये ट्रॉली मान लिया हमने, ट्रॉली पे एक डाउनवर्ड इसका क्या लग रहा है, वेट। तो ट्रॉली पे वेट हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड mg, और इसकी जो रिएक्शन मिलेगी r, वो क्या होगी, ये होगी ट्रॉली की रिएक्शन, तो ये होगी r। इधर इसके ऊपर क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है, और इधर इस पे क्या लग रही है, टेंशन लग रही है T, और उसके बाद मोशन इसमें इधर ही हो रहा है, तो नेट फोर्स इसके ऊपर F इधर लग रहा है, वो कौन सा, इसका मास
एंड एक्सेलरेशन a। तो पहले ट्रॉली की इक्वेशन लिख लेता हूं मैं। ट्रॉली के ऊपर अगर आप देखते हो तो r जो है वो आपके पास है mg के बराबर। r किसके बराबर है? mg के बराबर है। वैल्यू पुट कर देता हूं। m की जो वैल्यू है वो 20, g को मैं 10 लेता हूं, दैट इज इक्वल टू होगा 200 न्यूटन, बिकॉज इट इज द वेट। ये क्या है? वेट। तो ये होगा आपके पास 200 न्यूटन। इसकी बात करते हैं तो यहां आप देखते हो नेट फोर्स इधर है तो T माइनस एफ हो जाएगा। ये आपके पास आएगा T माइनस एफ एस इज इक्वल टू m इंटू ए, और इसको करेंगे तो T माइनस एफ एस, स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या लिख सकता हूं? म्यूएस इंटू आर दैट इज इक्वल टू एम ए। इनकी वैल्यूज मुझे पता है, रख देता हूं। T माइनस म्यूएस की वैल्यू 0.04 है, आर की वैल्यू आई हमारे पास 200, एम कितना है? इसका एम है 200 और इंटू एक्सेलरेशन ए। इसको सोल्व करेंगे, T माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो आ जाएगा 8 दैट इज इक्वल टू 200 ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी? इसके ऊपर कितना लगने वाला है वो देख लेते हैं। इसके ऊपर लगेगा तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा तो ये है, ये क्या लगा इधर? mg। नीचे की तरफ क्या लगा? mg। टेंशन लगी ऊपर की तरफ T, ऊपर की तरफ टेंशन T। इधर जब आप देखोगे तो नेट फोर्स किधर लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है m इंटू ए। ये तो क्या हमारे पास कार्ट के लिए फॉर द ब्लॉक ऑफ मास m। ये हम किसके लिए कर रहे हैं? फॉर द ब्लॉक ऑफ मास m कितना था? 3 kg। और ये ट्रॉली के लिए था, लिख देंगे यहां पे फॉर ट्रॉली, फॉर ट्रॉली लिख देंगे यहां पे। ओके, इसके लिए देखेंगे तो इसके लिए आपके पास क्या आएगा? ये आएगा mg माइनस टी इज इक्वल टू एम ए आएगा। वैल्यूज पुट कर देते हैं। m कितना है? 3, g कितना हो जाएगा? 10, तो 30 माइनस टी इज इक्वल टू m3 इंटू ए। ये कितना हो जाएगा? ये 200 नहीं है ना, मास 20 था। ओके, मास कितना है? 20, 3 इंटू ए होगा। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये हुई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब टेंशन यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे टेंशन नेगेटिव है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, टेंशन खत्म हो जाएगी। उससे टेंशन खत्म हो जाएगी तो क्या आएगा? इसको ऐड करूंगा तो T से T कैंसिल हो जाएगा। 30 माइनस 8 कितना हो गया? 22। हम यहाँ पे कर देते हैं 1 + 2, 1 + 2 किया हमने। 22 इज इक्वल टू कितना आएगा? 20 और 3, 23 ए आ गया। ओके, और यहां से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। ए इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन इसमें आ जाएगा। और ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आप यहां रख दो तो यहां से आप क्या करोगे? टेंशन भी निकाल सकते हो। तो ध्यान रखना, पीछे कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे जहां पे हमने उन क्वेश्चंस में ये फ्रिक्शन वाला नहीं लगाया था, स्मूथ सरफेस लिया था, तो वहां पे फ्रिक्शन को हमने 0 मान लिया था। अब क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है तो टोटल फोर्स में फ्रिक्शन का जो कंपोनेंट है वो भी आपको काउंट करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ऐसा ही है, उसमें भी स्टैटिक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट लग रहा है। और वो कुछ इस प्रकार से है कि ये कोई मास है, m से कंसीडर कर देता हूं, मैं कोई फिक्स वैल्यू नहीं ले रहा हूं, और ये कोई सरफेस है। इसका जो स्टैटिक फोर्स लगेगा आप उसका कोफिशिएंट कितना है? म्यू, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं म्यू आर। ओके, नॉर्मल रिएक्शन पता है आर इधर लगने वाली है और m इसका इधर लगने वाला है, ऐसी कुछ सिचुएशन है। इसको मुझे मूव करवाना है, मूव करवाना है तो मुझे ये F इंटू आर लगेगा, मुझे इसका पता है। इसको मुझे मूव करवाना है। क्वेश्चन ये है कि F मिनिमम कितना होना चाहिए? F मिनिमम कितना होना चाहिए इसको मूव करवाने के लिए? तो सपोज करो इसमें मैं किसी एंगल के ऊपर फोर्स लगा देता हूं F, और वो एंगल इधर जो बनता है हॉरिजॉन्टल के साथ, वो थीटा एंगल के ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई किया। अब थीटा एंगल के ऊपर जो मैंने फोर्स अप्लाई किया, इसका इधर जो कंपोनेंट आएगा वो कंपोनेंट आएगा F cos थीटा, और इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा F sin थीटा। दो कंपोनेंट्स हो गए हमारे पास, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और आपको यहां से साफ साफ पता है कि जो F cos थीटा कंपोनेंट है ये इसके अंदर मोशन करवाएगा, या मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो उसके कारण यहां पे ये फोर्स लगने वाला है। ठीक है, अब
इसको हमें सोल्व करना है। देखो कैसे करेंगे, पहले इसकी इक्वेशन से लिख लेते हैं। पहले मैं ये इक्वेशन लिख लूँ इसकी ना, और फिर मैं इसकी ये इक्वेशन लिखता हूँ। यहाँ पे जब इक्वेशन लिखते हैं तो हमें पता चलता है कि r प्लस एफ साइन थीटा है। r प्लस एफ साइन थीटा किसके बराबर है, यहाँ से mg के बराबर है। ऊपर की तरफ दो फोर्स लग रहे हैं, r और एफ साइन थीटा, और एक इधर डाउनवर्ड की तरफ लग रहा है mg। ये दोनों बैलेंस्ड है, r प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू mg है, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन इधर अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास इधर से आता है एफ कोस थीटा, ये जो कंपोनेंट है ये दैट इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण वो आने वाला है। और इसको मैं लिख सकता हूं म्यू इंटू आर, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, ओके। बार बार मस नहीं लिखूंगा इसमें। और आर को आप क्या लिख सकते हो, आर को क्या लिख सकते हो, आपको पता है आर इज इक्वल टू mg होता है। आर किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। तो आर की वैल्यू आप यहाँ mg पुट कर सकते हो, तो यहां से आप ये लिख सकते हो दैट इज इक्वल टू म्यू mg, दैट इज इक्वल टू म्यू mg, ठीक है। आर mg के बराबर है, इसको मैं म्यू mg लिख दूंगा। तो यहां से मैं mg की वैल्यू पुट करूंगा तो आपके पास आएगा एफ कोस थीटा इज इक्वल टू म्यू, और mg की जो वैल्यू है वो आपके पास है r प्लस एफ साइन थीटा, r प्लस एफ साइन थीटा। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, एफ के कंपोनेंट हम एक तरफ कर लेते हैं, बाकी एक तरफ कर लेते हैं। तो ये आपके पास आएगा एफ कोस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू आर आएगा। और यहां से एफ को अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूं तो ये मेरे पास आएगा कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू आर आएगा। और मुझे फोर्स निकालना है ना, तो फोर्स कितना आना चाहिए मेरे पास, ये आएगा म्यू आर डिवाइडेड बाई कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, इतना फोर्स आएगा। अब ये फोर्स मैक्सिमम होना है या मिनिमम होना है वो डिपेंड करेगा इस कोस थीटा पे और साइन थीटा पे। किस पे डिपेंड करना है, फोर्स मैक्सिमम मिनिमम कोस थीटा और साइन थीटा पे डिपेंड करने वाला है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि थीटा पे डिपेंड करने वाला है। अब आप देख रहे हो कि फोर्स कोस थीटा और साइन थीटा की जो ये वैल्यू है इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये वैल्यू ज्यादा होगी तो फोर्स क्या रहेगा, मिनिमम, और मुझे मिनिमम ही चाहिए। तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एफ मिनिमम, इस एफ को मिनिमम होने के लिए आपको क्या चाहिए, कोस थीटा प्लस एफ साइन थीटा है वो मैक्सिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और ये मैक्सिमम कब होगा, इसका मैक्सिमम की कंडीशन क्या है, ये मैक्सिमम होने का मतलब है इसका डी अपॉन डी थीटा जो है कोस थीटा प्लस एफ साइन थीटा का जो डी अपॉन डी थीटा है वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। अगर इनका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर है तो ये वैल्यू क्या है, ये मैक्सिमम है। ये वैल्यू क्या है, ये मैक्सिमम है। इसका डी अपॉन डी थीटा करूंगा तो कोस थीटा का हो जाता है माइनस साइन थीटा प्लस एफ नहीं है, म्यू है, सॉरी एफ नहीं है, क्या है, म्यू है यहाँ पे, म्यू साइन का क्या हो जाता है, कोस इज इक्वल टू 0। और हम यहां से लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू म्यू कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा एंड म्यू इज इक्वल टू साइन बाई कोस क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा। म्यू किसके बराबर होना चाहिए, टेंजेंट थीटा के बराबर होना चाहिए। और यहाँ पे थीटा की जो डायरेक्शन है, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स म्यू होना चाहिए। ये तो डायरेक्शन होगी, यानी फोर्स मुझे इस डायरेक्शन में लगाना है, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना, टेंजेंट इनटू म्यू के साथ, ओके। और फोर्स कितना होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए F इज इक्वल टू म्यू आर डिवाइड बाई कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। इतना मिनिमम फोर्स होगा। और ज्यादा इसको अगर आप सोल्व करना चाहो तो आर की जो वैल्यू है, आर की वैल्यू क्या होती है, mg, इसमें वो रख सकते हो। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं F इज इक्वल टू म्यू mg डिवाइडेड बाई कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये कुछ प्रॉब्लम्स थी स्टैटिक फ्रिक्शन के ऊपर, और हमने लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन पढ़ लिया, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के लॉज हमने देख लिए हैं, और स्टैटिक फ्रिक्शन के कुछ प्रॉब्लम्स थी। फर्दर आने वाली क्लासेस हमारी हैं, उनमें हम क्या करेंगे, जो इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सोल्व करने वाले हैं। सो आज की क्लास के लिए इतना ही अच्छा है। इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा आप। इनकी प्रैक्टिस होने के बाद
नेक्स्ट जब हम करेंगे तो आप इजीली कर पाओगे, क्योंकि अगर ये अच्छे से समझ में आ गए तो आप आगे वाले जो क्लासेस है उनको अच्छे से समझ पाएंगे।